दोस्तों, मैं राजवीर पांडे आपके अपने टीएसबी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसमें आज ये हमारी दूसरी सीरीज है जिसमें हम एलटी, जीआईसी, जीडीसी में आए हुए सभी प्रश्नों को जो भूगोल के अंतर्गत शामिल किए गए थे उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपके सामान्य अध्ययन की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं एलटी, जीडीसी और जीआईसी की, उनके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की होमस्टेक खदान किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की होमस्टेक खदान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है आपके हीरा, सोना, कोयला और कच्चा तेल। ये आपके जीडीसी 2020 का प्रश्न है। जीडीसी 2020 का ये प्रश्न है कि होमस्टेक जो अमेरिका की खदान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो आपकी होमस्टेक खदान है ये अमेरिका के साउथ डकोटा प्रांत में स्थित है। कहां पर स्थित है? साउथ डकोटा प्रांत में। साउथ डकोटा प्रांत में अमेरिका के आपके खदान स्थित है और यह एक भूमिगत खदान का उदाहरण है। कैसी खदान है? भूमिगत खदान है। यह एक भूमिगत खदान का उदाहरण भी है। और यह प्रसिद्ध किसके लिए है? यह आपके स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए, गोल्ड उत्पादन के लिए आपकी यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की होमस्टेक खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको जानना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह विश्व के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 17% अकेले उत्पादित करता है। विश्व के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 17% जो है आपका यूएसए अकेला करता है। ठीक है, अब क्या केवल साउथ डकोटा की ये होमस्टेक खदान ही इसके लिए प्रसिद्ध है? नहीं, यूएसए में अगर आप बात करेंगे कैलिफोर्निया की, साथ ही एरिजोना की और कोलोराडो, तो कैलिफोर्निया, एरिजोना और कोलोराडो जो है ये भी आपके स्वर्ण उत्पादन के क्षेत्र हैं अमेरिका में। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध है होमस्टेक खदान। कहां पर? साउथ डकोटा में। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन खनिजों के क्षेत्र दे रखे हैं कि ये क्षेत्र कहां पर हैं वर्तमान में। तो आपका लौह अयस्क दिया हुआ है, आयरन ओर, मैग्नीज दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है और बॉक्साइट दिया हुआ है। और इधर कुछ खान दे रखी हैं जैसे वाइपा, सडबरी, चियातुरा और इटाबेरा। इनको आपको बताना है कि ये कहां पर कौन सा सुमेलित है। क्लियर है? अब अगर हम बात कर रहे हैं कि लौह अयस्क के लिए, तो आपको पता होगा कि लौह अयस्क के लिए इटाबीरा जो है वह प्रसिद्ध क्षेत्र है। इटाबीरा आपका जो ब्राजील का है, ब्राजील में जो स्थित इटाबीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए A का 4 है कहीं पर। इसको करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप किन्हीं 1-2 से भी इसका उत्तर बहुत इजीली ले सकते हैं। जैसे A में 4 अगर कहीं मिल रहा हो तो आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में A में 4 मिल रहा है, जबकि आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन ए कट जाएगा। अब इन्हीं 2 ऑप्शंस के साथ हमको जाना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मैग्नीज है, मैग्नीज ये आपके 3 से मिल जाएगा। बी आपका कहां से मिल जाएगा? 3 से मिल जाएगा, चियातुरा की खान। ठीक है, चियातुरा कहां पर पड़ती है? आपके जॉर्जिया में पड़ती है। चियातुरा कहां पड़ती है? आपके जॉर्जिया में पड़ती है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपका तांबा जो है ये कहां पर है? सी आपका मिलेगा 2 से। तो कहां पर भाई सी 2 से मिल रहा है? सी आपका मिल रहा है 2 से, ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये इस हिसाब से करेक्ट हो गया, जबकि आप बॉक्साइट का मान लीजिए नहीं भी जान रहे हैं तब भी। थैंक यू विपिन जी। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कौन बचा रहा भाई? वाइपा बच रही है। वाइपा कहां पर है? वाइपा जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और ये कहां पर स्थित है? आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वाइपा कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि आपकी सडवरी जो है ये कहां पर है? ये कनाडा में है।
सडवरी से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है। सडवरी केवल आपके तांबे के लिए नहीं, बल्कि सडवरी की जो वैश्विक मान्यता है या जिस लिए सबसे ज्यादा वो प्रसिद्ध है, वो आपका है निकिल के लिए। सडवरी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सडवरी निकिल के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर है? सडवरी आपकी निकिल के लिए प्रसिद्ध है, तो कभी सडवरी से निकिल का मैच अगर दे दे तो आप इसको कर सकते हैं कि सडवरी किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जीआईसी 2012 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपसे बनते हैं। प्रश्न बहुत सरल नहीं मान के चलिएगा, आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा चीजों को। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये शामिल होता है ना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं भाई। किस वर्ष हुई थी ओपेक की स्थापना? तो ओपेक के विषय में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल के प्रमुख भंडारक देश हैं, उन्होंने क्या किया? थैंक यू कीर्ति पटेल जी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसको ओपेक नाम दिया गया। जिसको क्या नाम दिया गया? ओपेक नाम दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में इराक के बगदाद में 5 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया जिसको बगदाद सम्मेलन कहा जाता है। 5 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया जिसको बगदाद सम्मेलन कहा जाता है। और ये 5 देश कौन कौन से थे? तो इन 5 देशों में आपके वेनेजुएला शामिल था। वेनेजुएला हमने अपने पिछली क्लासेस में ये देखा है कि अगर हम एज ए कंट्री की बात करें, 3 का बी, बिल्कुल छोटे लाल जी, 3 का बी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम एज ए कंट्री की बात करें तो वेनेजुएला के पास एज ए देश सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार है। हमने जिक्र भी किया था कि जो मराकाइबो लेक क्षेत्र है वो पेट्रोलियम से रिच क्षेत्र है। क्लियर है? तो वेनेजुएला, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान और इराक, ये 5 देश थे जिन्होंने 1960 में ओपेक की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ओपेक के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 5 देश होंगे। 5 देशों में कौन कौन? वेनेजुएला हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा, इराक हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और सऊदी अरब हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि भाई वर्तमान में ओपेक में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 12 देश हैं टोटल। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 12 देश हैं। क्या होता है कि इसमें कुछ देश जुड़ते रहते हैं और कुछ देश समय के साथ अलग होते रहते हैं। जैसे अंगोला जुड़ा था, अंगोला अलग हो गया। इंडोनेशिया, कभी इक्वेडोर भी अलग हो गया था। तो ये सारे देश जुड़ते घटते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। और संस्थापक देश पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? 5। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और किस सम्मेलन में हुई थी? बगदाद सम्मेलन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला कहां पर स्थित है? ये यूपीपीएससी जीडीसी 2012 का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि नाथुला पास कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा। भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, बहुत सरल सवाल है। बताइए नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में कि हिमाचल प्रदेश में? दर्रा क्या होता है भाई? दर्रा एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो कि किन्हीं पर्वतों के मध्य से होता है। जैसे अगर कोई पर्वत श्रेणी है मान लीजिए, अब इन पर्वत श्रेणी के मध्य से आप ऊपर से चोटी से चढ़कर तो पार नहीं जाएंगे, आप इसी प्राकृतिक तौर पर सबसे निम्नगत क्षेत्र से जाएंगे। तो यही क्या होता है? यही दर्रा होता है। और दर्रा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं भाई? दर्रा को स्थानीय भाषा में ला कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पास कहते हैं। स्थानीय भाषा में दर्रा को क्या कहते हैं? ला कहते हैं। जैसे आपको पता होगा 34 का ए, छोटे लाल जी 34 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या कहते हैं दर्रा को? हम दर्रा को ला कहते हैं। जैसे नाथुला, तो एक्चुअल में नाथू जो है वो क्षेत्र है, जगह है, और इसके साथ ला लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? दर्रा हो गया। ठीक है, तो नाथुला दर्रा हो गया। ऐसे जेलेपला,
सिपकीला, है ना, ये सारे दर्रे होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है भाई? सेला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा। प्रश्न पूछा जाता है कि किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। ऐसे ही बारालाचा दर्रा कहां पर है? बारालाचा दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो नाथुला दर्रा कहां पर स्थित होगा? सिक्किम में होगा। और सिक्किम में किस श्रेणी पर अगर पूछा तो डोंगेंग्या श्रेणी पर है ये। सिक्किम के डोंगेंग्या श्रेणी पर। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस दौरान ये दर्रा जो है वह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था और तभी से ये दर्रा चर्चा में है। यहीं से होकर एक्चुअल में भारत और चीन से व्यापार भी होता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ आपको हिमनद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दें, आपको बताना है। सियाचिन, नुब्रा घाटी, वैफो हिमनद, व्राबलोह घाटी, बारा शिगरा हिमनद, चंद्रा घाटी की सोना पानी हिमनद, गोरी गंगा, बताइएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 35 2021 जीआईसी का प्रश्न है। सियाचिन, वैफ्रो, बारा, सोना पानी, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? चलिए आंसर करिए। तो आपको पता होगा कि सियाचिन हिमनद जो है, जब हम काराकोरम श्रेणी की बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन, बाल्टोरा, वियाफे और हिस्पर, ये 4 हिमनद पाए जाते हैं। बाल्टोरा, बियाफे, सियाचिन और हिमनद, बाल्टोरा, वियाफे, सियाचिन और हिस्पर, ये 4 कहां पाए जाते हैं भाई? ये 4 आपके पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी पर। काराकोरम श्रेणी पर। और आपका सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। तो ये तो भाई एकदम सही हो गया कि सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहां पर है? नुब्रा घाटी में है। क्लियर है। ऐसे वैफ्रो हिमनद कहां पर है? ये ब्राबलोह घाटी में है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। बारा शिगरा कहां पर है? ये चंद्रा घाटी में है, ये भी सही हो गया। लेकिन आपका सोना पानी हिमनद दे रखा है यहां पर गोरी गंगा में। सोना पानी गोरी गंगा में नहीं है, बल्कि कहां पर है भाई? सोना पानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर? लाहौल स्पीति घाटी में। कहां पर है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में आपका कौन सा हिमनद है? सोना पानी हिमनद। क्लियर है। सोना पानी हिमनद कहां पर है? लाहौल स्पीति। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना पानी। सोना पानी गोरी गंगा में नहीं, बल्कि कहां पर है? लाहौल स्पीति जिले में है, हिमाचल प्रदेश के। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का द्वीप नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा निम्न में से अंडमान का द्वीप नहीं है। अंडमान का द्वीप नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बोमपोका द्वीप और आमिन दीवी द्वीप। ठीक है, रूटलैंड, नारकोंडम, बोमपोका और आमिन दीवी द्वीप। आपको पता होगा कि भारत जो है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। और इसके पश्चिम में अरेबियन सी पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। और आपके बंगाल की खाड़ी में, आपके बंगाल की खाड़ी में एक हिमनद है, क्या नाम है, एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जबकि अरब सागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में है, और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार का द्वीप नहीं है,
रूटलैंड अंडमान का ही द्वीप है भाई, ये तो एकदम करेक्ट है। नारकोंडम द्वीप ये भी अंडमान निकोबार का है। प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है, इसके बारे में आपको पता होगा। बोमपोका भी कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। जबकि आमिनदुवी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। किसका? लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। ये लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। आपका आमिनदीवी द्वीप किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, ना कि अंडमान का। अगर हम बात करें अंडमान पे, तो अंडमान पे बहुत सारे द्वीप हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे अंडमान में आपके एक द्वीप है जिसका नाम है इंटरव्यू द्वीप। इंटरव्यू द्वीप। एक द्वीप यहां पर पड़ता है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। और ये लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। क्लियर है? ऐसे ही अंडमान में और जो बड़े द्वीप हैं उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, वो सारी चर्चा नहीं करेंगे हम। जो छोटे द्वीप हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो अंडमान में ही आपके सेंटलीज द्वीप पड़ता है। उत्तरी और दक्षिणी सेंटलीज द्वीप कहां पर पड़ता है? अंडमान में पड़ता है। ऐसे ही आपके अंडमान में एक द्वीप है रॉस द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुभाष द्वीप कर दिया गया है। एक द्वीप है आपका अंडमान में ही नील द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। ऐसे ही यहां पर एक हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक। हैवलॉक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। क्लियर है? तो लैंडफॉल द्वीप पूछेगा तब भी आपका उत्तर क्या होगा? अंडमान निकोबार। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि रॉस द्वीप कहां पर है, इंटरव्यू द्वीप कहां पर है, सेंटलीज द्वीप कहां पर है, नारकोंडम कहां पर है, बैरन कहां है, इन सब का उत्तर क्या होगा? इन सब का उत्तर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि आमिनी द्वीप जो है, आमिनदीवी द्वीप जो है वो कहां पर है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के कुछ अन्य द्वीपों की अगर हम बात कर लें, तो लक्षद्वीप में कुछ और द्वीप जो है जिनकी चर्चा हमको करनी चाहिए। जैसे लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है एड्रोथ द्वीप। क्या नाम है? एड्रोथ। एड्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती द्वीप। लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है पित्ती द्वीप। अगाती द्वीप पर आपका हवाई अड्डा स्थित है। एकमात्र हवाई अड्डा कहां पर है लक्षद्वीप में? अगाती द्वीप पर। एड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एड्रोथ क्या है भाई? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका एड्रोथ। क्लियर है? ऐसे ही मिनिकाय द्वीप है। मिनिकाय द्वीप इसका सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकाय द्वीप। कहां पर? अरब सागर का। तो अरब सागर में कुल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं, जिनका निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल से हुआ है। ये प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। जब हम पढ़ रहे होंगे भारत के भूगोल को और बेहतर तरीके से, तो वहां पर हम देखेंगे कि इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो जाएगा? आमिनदुवी द्वीप हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप में है। बाकी सभी रटलैंड, नारकोंडम और बोमपोका कहां पर है? ये अभी सभी आपके अंडमान निकोबार के हिस्सा हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कि झारखंड में? जीआईसी 2012 का प्रश्न है कि आपके जारवा आदिवासी कहां पाए जाते हैं? जारवा आदिवासी कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या झारखंड में? हमारे यहां जनगणना से प्रश्न आता है, जनसांख्यिकी से प्रश्न आता है। वहां पर हमसे बहुत सारे द्वीप, बहुत सारी जनजातियों के बारे में पूछा जाता है, उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है, उनकी सामाजिक प्रथाओं के बारे में पूछा जाता है। छोटे लाल जी 37 का सी, बिल्कुल 37 का सी करेक्ट आंसर है। छोटे लाल जी 37 का सी क्या है? करेक्ट आंसर है। जारवा कहां की जनजाति है भाई? तो जारवा अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। अब हम देख लेते हैं कि अंडमान पर और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान एंड निकोबार पर और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो अंडमान पर जारवा तो पाई ही जाती है। जारवा जनजाति के साथ यह प्रसिद्ध है कि जारवा जनजाति लगभग 5000 वर्षों से अपनी संस्कृति को संरक्षित करके रखी हुई है। अभी इसमें जो भौतिक जगत है या जो वर्तमान आधुनिक समय चल रहा है, उसके आधार पर कोई संक्रमण नहीं हुआ है।
बल्कि यह अपनी पारंपरिक पद्धति को संरक्षित करने वाली एक जनजाति है। इसीलिए जो ये जनजाति है इसको भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से स्थान दिया जाता है। कौन सी? जारवा जनजाति को। ऐसे ही अंडमान पर आपकी ओंगे जनजाति भी पाई जाती है। ओंगे जनजाति भी कहां पाई जाती है भाई? अंडमान पर। ऐसे ही सेंटिनली जनजाति भी पाई जाती है। कहां पर? अंडमान पर। और साथ ही अंडमानी जनजाति कहां पाई जाती है? ये भी आपके अंडमान पर पाई जाती है। तो अंडमान द्वीप की बात करें तो अंडमान द्वीप पर ये 4 जनजातियां पाई जाती हैं, जारवा, ओंगे, सेंटिनली और अंडमानी। जब हम निकोबार द्वीप की बात करते हैं तो निकोबार द्वीप पर कौन सी पाई जाती है? निकोबार द्वीप पर आपके एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सोमपेन। सोमपेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप पर। और निकोबारी जनजाति कहां पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ठीक है, तो सोमपेन और निकोबारी ये पाई जाती है निकोबार द्वीप पर, जबकि अंडमान, जबकि जारवा, ओंगे, सेंटिनली और अंडमानी ये सभी अंडमान द्वीप पर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो ये सारी जनजातियां जो हैं, ये सारी जनजातियां नेग्रिटो समूह की हैं। ये किस समूह की हैं? नेग्रिटो। जब आप विषय में जब आप मानव भूगोल पढ़ेंगे तो वहां से प्रश्न बनता है कि कौन मंगोलाइड है, कौन नेग्रिटो है, कौन भूमध्य सागरीय है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जारवा, ओंगे और सेंटिनली किस उसकी हैं? नेग्रिटो समुदाय से संबंधित हैं। ये कहां पर पाई जाती हैं? अंडमान पर। जबकि सोमपेन और निकोबारी कहां पाई जाती हैं? सोमपेन और निकोबारी आपकी पाई जाती हैं निकोबार द्वीप पर। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जारवा मुख्यतः कहां रहते हैं? रिपीटेड हो गया ये तो भाई। 38 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। अभी हमने देखा है 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारी जो जारवा जनजाति है जो कि भारत की प्राचीनतम जनजातियों में शामिल है, वो कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप पर। 2012 का प्रश्न ये भी है। आते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फिर जनजातियों से संबंधित। दो तरफ सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ जनजातियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके निवास क्षेत्र के बारे में वर्णन है और आपको बताना है। छोटे लाल जी 38 का सी, 38 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का उत्तर दीजिए छोटे लाल जी। 39 का क्या आंसर होगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भूटिया, टोडा, सेंटिनली और बीरहोर दिया हुआ है। इधर तमिलनाडु, झारखंड, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। भूटिया, टोडा, सेंटिनली और बीरहोर, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? 39 का ए। चलिए मैच करते हैं कि क्या होगा। अगर हम बात करें भूटिया जनजाति की, या चलिए इसको सिंपल तरीके से मैच करते हैं। टोडा जनजाति तो सबको पता है भाई कहां पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तो बी मिलेगा 1 से। कहां पर बी 1 से मिल रहा है? बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए केवल एक अगर आपको पता होता कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है तब भी ये बहुत इजीली करेक्ट आंसर हो जाता, और जाहिर सी बात है ये करेक्ट हो गया ना, क्योंकि टोडा B1 से मिल रहा है, बाकी किसी में B1 से नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सही होगा। इसको मैच कर लेते हैं। भूटिया कहां पाई जाती है भाई? सिक्किम में पाई जाती है। सेंटिनली अभी हमने देखा कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। और बीरहोर कहां पाई जाती है? झारखंड में। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जीडीसी 2012 का प्रश्न है। भूटिया, अच्छा यहां पर भूटिया की जगह भोटिया दिया होता तब क्या आंसर होता भाई इसका? छोटे लाल जी अगर यहां पर भोटिया दिया होता तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से अंचल टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा अंचल टोडा जनजाति का निवास है? ठीक है, जौनसार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या जयंतिया पहाड़ियां? नीलगिरी, जयंतिया, जौनसार या गारो, क्या आंसर होगा इसका?
40 का सी, 40 का सी, बिल्कुल नीलगिरी। छोटे लाल जी बहुत करेक्ट जा रहे हैं आप। 40 का क्या सही होगा? सी सही होगा। 40 का सी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। जैसे देखिए टोडा जनजाति के बारे में बात कर रहा है, तो टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस पर्वत ग्रंथि के सहारे, जिस नॉट के सहारे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा नीलगिरी नॉट। क्या कहलाता है? नीलगिरी नॉट, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि या पर्वत गांठ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, दोनों का मिलन बिंदु क्या है? मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी है। क्लियर है? और इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि नीलगिरी केवल तमिलनाडु में नहीं है भाई, ये तमिलनाडु के साथ साथ कहां कहां पर है? तमिलनाडु के साथ साथ ही आपके कर्नाटक और केरल में भी विस्तृत है। कहां पर? कर्नाटक और केरल में भी विस्तृत है। तो तमिलनाडु के साथ साथ ये कहां पर है? कर्नाटक और केरल में। जबकि टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत नीलगिरी श्रेणी पर निवास करती है। क्लियर है? तो तमिलनाडु श्रेणी के अंतर्गत नीलगिरी श्रेणी पर ये निवास करती है। अब टोडा जनजाति के बारे में कुछ विशेष बात जान लें। जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति की विशेष बात यह है कि यह एक पशुपालक जाति है। कैसी है? पशुपालक। ये पशुपालन करते हैं। ये जो जनजातियां हैं ये पशुपालन का काम करती हैं और जिस स्थानीय समूह में निवास करती हैं या जिस गांव में निवास करती हैं उस गांव को मंड कहते हैं। मंड या मांड भी लिखा हो सकता है। तो जहां पर ये रहती हैं पशुपालक जातियां उनको मंड या मांड कहते हैं। ठीक है? तो आपकी जो टोडा जनजाति है वो मंड या मांड नामक गांव में रहती है और यह पशुपालक जाति है। साथ ही यह किस समूह से संबंधित है? तो ये द्रविड़ियन समूह से संबंधित है। द्रविड़ समूह से संबंधित। अगर कभी प्रश्न पूछता है कि किस समूह से संबंधित जाति है ये, तो ये द्रविड़ समूह से संबंधित है। और इसकी एक विशेषता जान लीजिए, टोडा, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह, बहुपति विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। बहुपति विवाह। टोडा और जौनसारी दो ऐसी जनजातियां हैं। जौनसारी, उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति, टोडा और जौनसारी दो ऐसी जनजातियां हैं जहां पर क्या प्रसिद्ध है? बहुपति विवाह प्रसिद्ध है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पद्मा, सुवर्णरेखा, भागीरथी या हुगली। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सुवर्णरेखा, भागीरथी अथवा हुगली? बताइएगा। अपने मित्रों को भी बोलिए जिन्होंने आयोग की इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने का उद्देश्य बनाया हो, उनको बोलिए कि क्लासेस सामान्य अध्ययन के लिए बहुत बेहतर चल रही हैं और इससे निश्चित तौर पर अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा होगा। छोटे लाल जी 41 का डी, 41 का डी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम आप बता रहे हैं हुगली। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, आपके आंसर को दिमाग में बनाए रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न है कि गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम। तो जब गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाती है तो यह दो वितरिकाओं में फरक्का के निकट विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा हुगली कहलाती है और दूसरी शाखा इसकी क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। तो फरक्का के बाद जो इसकी मुख्य शाखा है वो भागीरथी है। हुगली इसकी मुख्य शाखा नहीं है छोटे लाल जी, इसलिए हुगली आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और जब ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तब इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा।
क्योंकि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। इसलिए हुगली नहीं सही होकर क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाएगा, क्योंकि मुख्य शाखा की बात कर रहा है। और जब हुगली और ये भागीरथी में विभाजित होती है तो मुख्य शाखा भागीरथी बन जाती है, और वो भागीरथी जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्लियर है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हुगली नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? पद्मा कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी तथा पूर्वी त्रिशूल से निकलने वाली हिमालयी नदी पिंडर किस स्थान पर अलकनंदा में मिलती है? पिंडर नहीं, पिंडार। क्या होगा? पिंडार। पिंडार नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? प्रश्न आपका है कि नंदा देवी तथा पूर्वी त्रिशूल से निकलने वाली हिमालयी नदी पिंडार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बताइएगा आंसर। विश्वास घाटी हुगली। 42 का बी। 42 का बी, कर्णप्रयाग। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ प्रयाग उत्तराखंड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उत्तराखंड को पंच प्रयागों की भूमि कहा जाता है। यहां पर 5 प्रयाग हैं। प्रयाग क्या होता है? जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है वो क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है। तो हम देख लेते हैं इसको। अगर हम बात करें, यहां से 2 शाखाएं निकलती हैं संतोपथ हिमानी के पास से, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलती हैं वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। क्लियर है? फिर ये अलकनंदा बन जाती है, और अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ रही होती है। तभी नंदाकिनी नाम की एक नदी आके इससे मिलती है। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जहां मिलती है वो कहलाता है नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद नंदाकिनी जहां मिल रही है अलकनंदा से वो क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। फिर आगे आने पर पिंडारी ग्लेशियर के पास से एक पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी आती है, और पिंडार नदी जहां मिलती है वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहलाता है? कर्ण प्रयाग। ऐसे ही चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। और आगे बढ़ने पर जब इससे भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से तो ये कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। और यहीं के बाद इस शाखा का नाम हो जाता है गंगा। तो आपका प्रश्न क्या था? विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। बिल्कुल प्रतिमा जी। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहां पर पड़ेगा? धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा। उसके बाद मंदाकिनी के मिलने पर नंद प्रयाग बनेगा, पिंडार के मिलने पर कर्ण प्रयाग बनेगा, और मंदाकिनी के मिलने पर रुद्र प्रयाग बनेगा। लेकिन जब भागीरथी मिलेगी अलकनंदा से तो क्या बनेगा भाई? भागीरथी के मिलने पर, अलकनंदा से भागीरथी के मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि गंगा और यमुना के मिलन बिंदु को किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? बताइएगा, गंगा और यमुना के मिलन बिंदु को किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? प्रतिमा जी और छोटेलाल जी बताइए, गंगा और यमुना के मिलन बिंदु को किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? अगर हम बात करें मंदाकिनी की तो ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, और इसी के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर है? केदारनाथ किस नदी के तट पर है भाई? तो केदारनाथ आपका मंदाकिनी के तट पर है। अगर पूछा जाए कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा के तट पर है। क्लियर है? बद्रीनाथ किसके तट पर है भाई? तो बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। पिंडार जहां पर अलकनंदा से मिलती है वो कौन सा प्रयाग हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। नंदाकिनी जहां मिलेगी अलकनंदा से वो क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। ऐसे ही रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। संगम जमुना, संगम नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं या त्रिवेणी प्रयाग कहते हैं। ठीक है,
छोटे लाल जी त्रिवेणी, क्योंकि यहां पर गंगा यमुना दृश्य तौर पर और सरस्वती को अदृश्य तौर पर मिलते हुए दिखाया जाता है, इसलिए इसको त्रिवेणी प्रयाग कहते हैं। क्लियर है? प्रयागराज में जहां ये मिलती हैं वो क्या कहलाती है? त्रिवेणी प्रयाग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? बताइएगा, माजुली नदीय द्वीप किस नदी में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और सिंधु। कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और सिंधु। माजुली द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है भाई? 43 का बी छोटे लाल जी, ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 43 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है छोटे लाल जी। तो माजुली द्वीप जो है, जरा देखते हैं क्या है कि मानसरोवर लेक जो है तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर लेक है। सरस्वती कहीं दिखाई ही नहीं देती, वहां सरस्वती बिल्कुल नहीं दिखाई देती, इसीलिए उसको अदृश्य तौर पर माना जाता है कि सरस्वती यहां पर अदृश्य तौर पर मानी जाती है, क्योंकि सरस्वती अभी वर्तमान में लुप्त नदियों की श्रेणी में आती है। सरस्वती अभी वर्तमान में लुप्त नदियों की श्रेणी में आती है। तो मानसरोवर झील के पास एक स्थल है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। तिब्बती भाषा में इसका नाम है सांगपो, जबकि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको शोधन करने वाली या पवित्र कहते हैं। ठीक है, तो सांगपो नदी आगे बढ़ती है तो इस पर एक यारलुंग जंगबो आके मिलती है और फिर इसका नाम हो जाता है यारलुंग जंगबो। क्या नाम हो जाता है? यारलुंग जंगबो। और फिर आकर ये आपके नामचा वरवा के पास से भारत में प्रवेश कर जाती है और अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर आगे आकर असम घाटी में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और यहीं पर क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है तो इसका वेग भी अच्छा रहा होगा, बिल्कुल 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका वेग भी अच्छा रहा होगा। तो जिस नदी का वेग ज्यादा होगा उसमें अपर्दन करने की शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसके साथ अपर्दित पदार्थ जो हैं वो ज्यादा मात्रा में आते हैं। और असम में गोसाईनाथ गांव के समीप, असम में गोसाईनाथ के समीप क्या होता है कि एक नदी ये द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली। तो ब्रह्मपुत्रा नदी क्या करती है? असम के गोसाईनाथ में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। बिल्कुल ठीक है, तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किसे मानते हैं? माजुली को मानते हैं। और एक विशेषता जान लीजिए माजुली की। माजुली की एक विशेषता यह है कि भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला है। एकमात्र नदीय द्वीपीय जिला कौन है? माजुली है। क्लियर है? एकमात्र नदीय द्वीपीय जिला माजुली एक जिला है, जो एकमात्र जिला है, जो एकमात्र जिला है कहां पर? नदीय द्वीप पर, सॉरी मतलब एकमात्र जिला है जो नदीय द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यूपीपीएससी जीडीसी 2013 का प्रश्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस आपके क्या हैं? सिंधु नदी का उद्गम स्थल हिमालय श्रृंखला में है, कि काराकोरम श्रृंखला में है, कि हिंदू कुश श्रृंखला में है, कि कैलाश श्रृंखला में है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी लगभग एक जगह से निकलती है, लगभग एक जगह से निकलती है। ठीक है, लगभग एक जगह से निकलती है। छोटे लाल जी 44 का डी, बिल्कुल 44 का डी, कैलाश श्रृंखला। एग्जैक्टली तो कैलाश श्रृंखला नहीं हो सकता है, कैलाश श्रृंखला से एग्जैक्टली नहीं निकलती है। 44 का यस, यस तो ऑप्शन नहीं है भाई, 44 का यस तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, क्या है कि जो हमारी सिंधु नदी है, जो हमारी सिंधु नदी है,
वो एक्चुअल में कैलाश श्रृंखला के पूरब से निकलती है। लेकिन अब क्योंकि यहां ऑप्शन में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है जिसको आप चुन सकते हैं वो क्या होगा, कैलाश श्रृंखला ही होगा, हिमालय श्रृंखला नहीं होगा, कैलाश श्रृंखला होगा भरत पटेल जी, कैलाश श्रृंखला होगा, क्योंकि ये भी मानसरोवर के पास से स्थित बोखरचू हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो बोखरचू हिमनद से नदी निकलती है, जिसको हम उस समय क्या कहते हैं, सिंगी खबांग कहते हैं, सिंगी खबांग या शेरमुख कहते हैं। जब ये निकलती है तो इसे तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, सिंगी खबांग कहते हैं। ठीक है, सिंगी खबांग के नाम से निकलती है और आगे चलकर यह दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। कहां पर, लद्दाख में, भारत के लद्दाख में। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि आपकी जो नदी है सिंधु, उसे किस नाम से जानते हैं तिब्बत में, तो सिंगी खबांग के नाम से जानते हैं। और भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो लद्दाख में दमचौक के निकट प्रवेश करती है, लद्दाख में दमचौक के निकट प्रवेश करती है। और यहां पर आगे बढ़कर ये नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर बहती है। और इसी के दाहिने तट पर यहां सिंधु शहर भी स्थित है, सॉरी क्या बोलते हैं, लेह शहर स्थित है। सिंधु नहीं बल्कि लेह शहर स्थित है। कौन सा शहर, लेह। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी के किस तट पर लेह शहर की अवस्थिति है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है। और सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बह रही भाई, तो लद्दाख और जास्कर, इसके ऊपर काराकोरम है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। साथ ही आगे बढ़कर यह लद्दाख श्रेणी को काटती भी है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो लद्दाख श्रेणी को काटती है, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काटती है और यहीं पर एक हिमनद का गर्त का निर्माण करती है, गार्ज का, जिसका नाम है बुंजी गार्ज। क्या नाम है, बुंजी गार्ज। और काटते हुए फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में ये जाके कराची के निकट अपना मुहाना बनाती है, कराची के निकट अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रश्न का हमारे उत्तर क्या हो जाएगा, कैलाश श्रृंखला। अगर एग्जैक्टली पूछता तो क्या हो जाता उत्तर, बोखरचू हिमनद। तिब्बती भाषा में इसको क्या कहते हैं, तिब्बती भाषा में इसको कहते हैं हम सिंगी खबांग, जिसको शेर मुख कहते हैं। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, बुंजी गर्ज। बिल्कुल प्रतिमा जी, बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शंस आपके हैं यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। बताइएगा। 45 का सी छोटेलाल जी, 45 का सी दामोदर। बिल्कुल दामोदर आपका करेक्ट आंसर होगा, 45 का सी दामोदर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों भाई ये जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो छोटा नागपुर पठार में झारखंड में एक जिला जिसका नाम है पलामू, पलामू जिला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। और ये दामोदर नदी जब आगे बढ़ती है तो ये कुछ औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरती है, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरती है। और वो औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट मिला दिए जाते हैं और साथ ही बिल्कुल कोयला भी एक कारण है। तो औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने के कारण इसमें उद्योगों के अपशिष्ट, उद्योगों से उत्सर्जित जो वेस्ट है वो मिला दिया जाता है, साथ ही इसमें कुछ कृषि अपशिष्ट भी मिल जाते हैं। इस कारण यह गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच में, गिरिडीह जिले से लेकर दुर्गापुर जिले के बीच में लगभग 300 किलोमीटर तक पूरी तरह से ऐसी हो जाती है कि जहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं रह जाती, जीवन की जहां कोई संभावना नहीं रह जाती, यानी उसमें उस जल में कोई भी मछली, कोई भी अन्य जो जलीय जीव है उसकी उत्पत्ति होने का कोई चांस नहीं रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल, जो कि गिरिडीह से दुर्गापुर लगभग 300 किलोमीटर तक ऐसा होता है। और कई जगहों पर यहाँ पर एकदम काला, कोयला भी कारण है उसका, बिल्कुल कोयला बहुत मेजर कारण है उसका। ठीक है। दामोदर नदी को ही आपको पता होगा, दामोदर नदी को भारत की राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की राइन कहते हैं। और दामोदर नदी को
कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि भारत की कोयला नदी किसे कहते हैं भाई, तो दामोदर को कहते हैं। भारत की राइन नदी किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। क्लियर है? दामोदर नदी को आपको पता होगा बंगाल का शोक भी कहते हैं ना, कहते थे। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहते थे इसे, है ना। क्यों कहते थे? ये हुगली की सहायक है ना, हुगली की सहायक है। तो हुगली की सहायक है, तो जब ये अपने क्षेत्र से चलती थी तो इसमें जलाधिक्य के कारण क्या होता था कि कोलकाता वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा रूर क्षेत्र, बिल्कुल आपके छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। रूर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या होती है कि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, इसी चक्कर में कोलकाता में इसे बंगाल का शोक के नाम से जानते थे। लेकिन जब से दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हो गया, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, उसके बाद से इसमें बाढ़ की स्थिति नहीं रह गई। इसमें बहुत सारे पंचेत हिल, मैथान, तिलैया, ये सारे बांध बन गए, बाराकर, है ना। तो इस चक्कर में फिर यहां पर ऐसी स्थितियां नहीं रह गई, तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है। बताइएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है भाई? कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली, राजमहल, विंध्य। बताइए प्रतिमा जी, छोटेलाल जी, भरत पटेल जी, आंसर दीजिए। गलत और सही से मतलब नहीं होता है। आप अगर आंसर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सीखने को कुछ तो मिलेगा ही, है ना। छोटेलाल जी 46 का ए और प्रतिमा जी 46 का ए। सतपुड़ा, चलिए देख लेते हैं क्या सतपुड़ा ही सही होगा। अगर हम बात करें भारत के मानचित्र की, तो ये हमारा भारत है। हमारे भारत में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, मैं ए लिखकर इसको मेंशन कर रहा हूं। और यहां पर एक श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल, मैं वी लिख दे रहा हूं। और यहां पर एक श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा, जो कि 3 श्रेणियों में, राजपीपला, महादेव और मैकाल, 3 में डिवाइड है। भरत पटेल जी 46 का बी। नहीं, अरावली नहीं होगा, अरावली नहीं होगा भरत जी, अरावली नहीं होगा। देखिए अभी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सतपुड़ा है। हमारा प्रश्न क्या है कि नर्मदा और ताप्ती, तो सतपुड़ा श्रेणी पर जो हमारी मैकाल पर्वत श्रृंखला है, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा निकलती है भ्रंश घाटी में होकर, जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये हो गई नर्मदा। यहीं पर मुल्ताई के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? तापी या ताप्ती। और ये हो गई आपकी नर्मदा। तो प्रश्न आपका पूछ रखा है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य, तो देखिए ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, और इसके मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो 46 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी श्रेणी स्थित है भाई? 46 का ए, राजपीपला, महादेव, मैकाल। बिल्कुल प्रतिमा जी, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। क्लियर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब एक बात और जान लीजिए कि अगर प्रश्न पूछता है कि कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं, तो नर्मदा ताप्ती मेजर रिवर हो जाएंगी। वैसे भारत में लगभग 4000 नदियां हैं और उनमें से बहुत सारी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं। लेकिन अगर मुख्य नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये जो 4 नदियां हैं इनको मेजर रिवर्स मानते हैं जो कि पूरब से पश्चिम बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम बहने का रीजन क्या है? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल प्रतिमा जी, अमरकंटक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे जो दिए गए कथन के कौन सा एक कथन कारण का प्रश्न है। पहला है अभिकथन। अभिकथन क्या है भाई? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या करती है? अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। गौर से बताइएगा, यह प्रश्न कथन कारण का है। दूसरा है कि यह एक भ्रंश, अंश नहीं बल्कि भ्रंश, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। आपका कथन है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है?
डेल्टा बनाती है। और दूसरा कारण आपका क्या है कि क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 47 का सी, ए गलत है और आर सही है। छोटेलाल जी 47 का डी, ए गलत है और परंतु आर सही है, आर सही है। चलिए देखते हैं किसका सही जाता है भाई। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। क्लियर है? यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह एकदम करेक्ट है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लेकिन यह डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। ज्वार नद मुख मतलब क्या होता है कि ऐसे नदी के मुख, आप बहुत इजीली समझ, ऐसे नदी के मुख जहां पर समुद्री ज्वार प्रविष्ट कर पाता हो। तो जब समुद्री ज्वार इस नदी के मुहाने पर प्रविष्ट कर जाता है, तो इसके द्वारा लाई गई सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपरदित पदार्थ हैं, वो समुद्री लहरों के जरिए समुद्र में चले जाते हैं। यही कारण है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, बल्कि इस पर क्या बनता है? ज्वार नद मुख बनता है। बल्कि यहां पर एस्चुरी, बिल्कुल प्रतिमा जी, एस्चुरी का निर्माण करती है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि पहला तो गलत हो जाएगा, तो ए गलत है परंतु आर सही है। भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? कौन सी नदी है भाई जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, सोन या ताप्ती। महानदी, नर्मदा, सोन या ताप्ती, कौन सी है? बताइएगा, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि मुल्ताई के पवित्र तालाब या मुल्ताई के पवित्र क्षेत्र से निकलती है? ताप्ती। अनुभव जी, ताप्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ताप्ती। हमने देखा था कि ये सतपुड़ा था, यहां पर नर्मदा बह रही थी और यहां अजंता की पहाड़ियां हैं। यहां मुल्ताई के क्षेत्र से क्या निकल रही है? ताप्ती निकल रही है, जो कि कहां पर जाके गिर रही है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। और ये भी क्या बनाती है? ये भी बनाती है एक प्रकार का ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख बनाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इसका करेक्ट आंसर होगा भरत पटेल जी, 48 का सी। सोन नहीं होगा भरत जी, 48 का होगा डी, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती इसका करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई के पवित्र पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है, टैंक से निकलती है, जो भी। और इसी ताप्ती नदी पर उकाई व काकरपारा परियोजनाएं भी स्थित हैं। उकाई व काकरपारा परियोजनाएं भी स्थित हैं। क्लियर है? आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। बैतूल जिला, बिल्कुल बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? फिर से यही प्रश्न है। अभी हमने देखा नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो कहां से होकर प्रवाहित होती हैं? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरती है? चलिए बताइए, कौन सी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है? अनुभव जी, शिवम जी, प्रतिमा पांडे जी और छोटेलाल जी। 49 का ए, 49 का ए। 50 बताइए भाई, 50 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? कौन सी ऐसी नदी है जो कि मन्नार की खाड़ी में गिरती है? मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बताइए। आपके ऑप्शन, आपके उत्तर के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 50 का डी प्रतिमा जी, छोटेलाल जी 50 का डी। चलिए और आंसर एक आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वैगई, अनुभव जी वैगई, यानी डी। सभी लोग डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं भाई। सबसे पहले जान लें, पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है। कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है और कहां गिर जाती है? बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बे ऑफ बंगाल, बीओबी में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है पेन्नार नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल रही है, ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल रही है, ये भी आपके कहां गिर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो इस क्रम में उत्तर क्या होना चाहिए? बैगई। लेकिन यहां पर ये याद रखिए, बैगई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर करेक्ट नहीं है। आयोग ने इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ था। आयोग ने इसका आंसर डी तो माना हुआ है, वैगई रिवर, पर वैगई रिवर एक्चुअल में मन्नार की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि ये पाक की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? पाक की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु के वरुशनाद पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी कहां से निकल रही है? तमिलनाडु के वरुशनाद पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी वरुशनाद पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी पाक की खाड़ी में गिरती है, ना कि मन्नार की खाड़ी में। तो इस प्रश्न का एक्चुअल में कोई आंसर सही नहीं है। अगर यहां पाक की खाड़ी दिया होता मन्नार की जगह, तब तो इसका आंसर सही हो जाता। पाक की खाड़ी दिया होता तब इसका आंसर सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर मन्नार की खाड़ी दिया हुआ है, इसलिए आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि मन्नार की खाड़ी में एक्चुअल में इनमें से कोई रिवर नहीं गिरती है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हालांकि आयोग ने वेगई माना है, पर वेगई एक्चुअल में करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसको जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये गलत होगा। भाई कम से कम जितने लोग देख रहे होते हैं उतने लोग लाइक कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए लाइक पहुंचा दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो बिल्कुल कर लीजिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि गोविंद सागर जलाशय कहां पर स्थित है? गोविंद सागर जलाशय, आंसर करिएगा। ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में गिरती है? नहीं जी, ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में नहीं, बल्कि पाक की खाड़ी में गिरती है। और आयोग ने क्योंकि इसका आंसर माना हुआ है, अगर आपने इसको कहीं पढ़ा होगा तो आयोग के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, पर एक्चुअल में अगर आप इंडिया वाटर रिसोर्सेज पोर्टल पर भी इसको देखेंगे, जो कि एक ऑथेंटिक साइट मानी जाती है गवर्नमेंट की, जो नदियों के बारे में जानकारी देती है, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा कि ये पाक की खाड़ी में गिरती है। और अगर आप मैप में भी इसको चेक करेंगे तब भी आपको ये पाक की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, तो वैगई इसका आयोग ने माना है, उत्तर इसका करेक्ट वैगई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। गोविंद सागर जलाशय कहां पर स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अनुभव जी हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा जलाशय स्थित है? गोविंद सागर जलाशय स्थित है। अगर पूछ लेता गोविंद बल्लभ पंत सागर, तब कहां हो जाता? आप लोग कमेंट में आंसर करिए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहां पर स्थित है। 51 का डी, छोटेलाल जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप बताइए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? गोविंद सागर तो कहां पर स्थित है भाई? बिलासपुर में। जब भाखड़ा डैम बना, जब सतलज नदी पर भाखड़ा डैम बना, तो भाखड़ा डैम बनने से जो जल इकट्ठा हो रहा था, उसको इकट्ठा करने के लिए जिस जलाशय का निर्माण किया गया हिमाचल प्रदेश में, उसी को क्या कहते हैं? गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। और ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? गोविंद सागर जलाशय इसका नाम रखा गया। क्लियर है? याद रखिएगा, गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल छोटेलाल जी यूपी में है। अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछेगा तो यह एक कृत्रिम जलाशय है, जो कि कहां स्थित है? सोनभद्र में। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? हाँ कह सकते हैं एमपी की सीमा पर। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं
वो सब इसको उत्तर प्रदेश में मेंशन करती हैं, तो आप भी इसको उत्तर प्रदेश करके आइएगा, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मिलेगा तो प्रायोरिटी आपकी उत्तर प्रदेश होनी चाहिए। क्लियर है प्रतिमा जी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी, बट्टापरई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। बताइएगा। 52 का सी, छोटे लाल। My father is admitted in the hospital. Please everyone pray that he recovers soon. बिल्कुल अदिति तिवारी जी, महादेव की कृपा से आपके पिताजी को बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। 52 का सी प्रतिमा जी, 52 का सी, 52 का सी, ठीक है। वट्टापरई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी, बिल्कुल करेक्ट है। वट्टापरई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है भाई, बल्कि ये किस नदी पर है? पझयार रिवर पर है। किस रिवर पर है? पझयार नदी पर है, जो कि कहां बहती है? तमिलनाडु में बहती है। कहां बहती है? तमिलनाडु में बहती है। तो तमिलनाडु में बहने वाली पझयार नदी जो है, पझयार नदी जो है, वहां पर कौन सा जलप्रपात है? वट्टापरई जलप्रपात है। पझयार या पडयार भी मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पझयार या पडयार कोई भी इसका आंसर हो सकता है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको पता होगा, कावेरी नदी पर। होगेन कल जलप्रपात भी यही बनाएगी। फिर आगे आते हैं जोग या गरशोप्पा, इसको गरशोप्पा भी कहते हैं, गरशोप्पा प्रपात। इसी को महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी प्रपात। तो ये कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 52 का सी। बिल्कुल भरत पटेल जी, 52 का सी। बीच बीच में गायब मत होइए, आंसर करते रहिए। भरत जी गायब मत होइए, आंसर करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपकी लेक्स दे रखी हैं और सूची 2 में संबंधित राज्य दे रखे हैं जहां पर वो झीलें हैं। आंसर करिए, प्रश्न के साथ आंसर करिएगा। कौन से प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है? अनुभव जी, किस प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं ये आप बताइएगा। प्रश्न के साथ लिखकर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर पानी है क्या उसमें? थोड़ा सर पानी है क्या उसमें बोतल में? 53 का सी, 53 का सी, छोटे लाल जी। प्रतिमा जी 53 का सी। चलिए देखते हैं कि क्या करेक्ट होगा इसका, क्या करेक्ट होगा। भाई बहुत सिंपली अगर मिलाना चाहें तो लोनार तो सबको पता है कहां पर है? महाराष्ट्र में। लोनार, जिसको क्रेटर लेक भी कहते हैं ना, तो लोनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है आपके। चलिए आप लोग बताते रहिए। सभी झीलों का नाम लिखकर बताइए राज्यों के साथ, झीलों का नाम राज्यों के साथ बताइए लिखकर, क्या करेक्ट होगा। चलिए, क्या इसका आंसर है? आप लोगों ने सी दिया हुआ है, तो लोनार कहां पर है भाई? 1, C1 कहां मिल रहा है? C1 से, C1 से केवल एक में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। बहुत सही। इसी को एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी को जानते ही हों। अगर आप किसी एक ऐसे को जानते हैं जिससे आंसर दिया जा सकता है तो बिल्कुल आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप। और आप लोग एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ बैठे हैं भाई, आपके सभी आंसर सही हो रहे हैं। लगातार बने रहिए और हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे जिससे पूरे भूगोल को एक बार कवर कर लेंगे हम कंप्लीटली। तो लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। सला झील कहां पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ए का 2 क्या इससे हो सकता था? बिल्कुल ए का 2 केवल एक में था, सही हो जा सकता था। हैफलॉन्ग झील कहां पर है? असम में। और तलवारा लेक कहां पर है? राजस्थान में है। क्लियर है? तलवारा लेक कहां पर है? राजस्थान में। तो इस क्रम में आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इन्हें रेगड़ के नाम से जाना जाता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है।
ये आपके दो कथन दे रखे हैं, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, आदि आदि आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। क्लियर है? तो इसको बताइएगा क्या सही होगा इसमें। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न के साथ आप आंसर करिएगा। 54 नंबर का आंसर करिए छोटे लाल जी। 54 का आंसर क्या होगा? भरत पटेल जी, अनुभव जी, क्या आंसर होगा इसका? 54। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। अच्छे प्रश्न इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी PYQ हैं वो हम कवर कर लेंगे बहुत इजीली, सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओनली वन, अनुज वर्मा जी, ओनली वन। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या सही होता है। 54 का ए, ओनली वन। ठीक, 54 का सी, 54 का सी भरत पटेल जी, एक और दो दोनों। बिल्कुल भरत पटेल जी आप सही हैं, 54 का सी होगा, ना कि वन। देखिए काली मृदा को क्या कहते हैं? स्थानीय नाम इसका क्या है? रेगुर या रेगुड़ है। बिल्कुल ये तो सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काली मृदा में एक्चुअल में लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास व एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इन सभी तत्वों की प्रचुरता होती है भाई, इन सभी तत्वों की प्रचुरता होती है। तो आपका ऑप्शन जो कथन 2 है वो भी करेक्ट होगा। आप जिस जगह से कंफ्यूज हो रहे हैं वो मैं बता दूं, इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, पोटास तो इसमें पाया जाता है, ह्यूमस जिसको आप जैव पदार्थ कहते हैं, जैव पदार्थ, वनस्पतियों व जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस चक्कर में आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों। आइए काली मृदा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। एक प्रश्न बनता है कि काली मृदा को काली मृदा क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये जो है ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित मृदा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब बेसाल्टिक चट्टानें बनी तो बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से, विखंडन और वियोजन से इस मृदा का निर्माण हुआ है। अपक्षय और अपर्दन से इस मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होने के कारण भी ये जो मृदा है इसका रंग क्या है? इसका रंग क्या है? इसका रंग काला हो जाता नहीं जी, इसमें पोटास अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है छोटे लाल जी। तो अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या बन जाती है? आपकी काली मृदा बन जाती है। अब इस काली मृदा का रंग काला क्यों होता भाई? तो इसमें पाया जाता है एक तत्व जिसका नाम है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। और टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। बिल्कुल प्रतिमा जी, टिटनी फेरस के कारण इसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जब ये मृदा गीली अवस्था में होती है तो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है। और इस मृदा की एक विशेषता और है, इस मृदा की एक विशेषता और है। क्या विशेषता है भाई? जब ये मृदा, इसमें जब सिंचाई की जाती है तो इसमें जल धारण क्षमता, इसके कण बहुत पास पास होते हैं तो इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब ये मृदा सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। अच्छा, कपास की इसमें अच्छी मात्रा में खेती होती है तो इसीलिए इसको काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें दोनों सही होगा, बिल्कुल चेरनोजम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं सॉइल्स के और उसके स्टेट हैं, आपको मिलाना है। प्रश्नों का अंकन करते हुए आप बताइएगा कि कौन से प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं और क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल
जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल आपका ब्लैक सॉइल दे रखी है, लेटराइट दे रखी है और रेड सॉइल दे रखी है, और कुछ उससे संबंधित स्टेट दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। आपको बताना है किसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको एग्जैक्टली बताना है। 55 का सी, लेटेराइट। छोटेलाल जी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मृदा, बिहार। क्योंकि भैया बिहार की ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां ही नहीं है यहां पर लेटेराइट मृदा का विकास हो। लेटेराइट मृदा कहां में बनेगी, तो लेटेराइट मृदा का विकास वहां होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान भी प्रायः क्या होता है, उच्च होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान उच्च होता है, वहां पर किस मृदा का विकास होता है, लेटेराइट मृदा का विकास होता है। लेटेराइट लैटिन भाषा का शब्द है भाई, और इस लेटेराइट मृदा की विशेषता यह है कि जब ये भीगी रहती है, जब यह भीगी रहती है, भरत पटेल जी 55 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जब ये भीगी रहती है तो ये बहुत मुलायम हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये मृदा सूखती है तो सूखने के बाद क्या हो जाता है, सूखने के बाद इस मृदा में बहुत कठोरता आ जाती है, इसीलिए ईंट बनाने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अब क्या होता है, इसमें एक निच्छालन की समस्या पाई जाती है इसकी ऊपरी परत पर, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, तो वर्षा होने के कारण इसकी ऊपरी परत के जो ऊपरी पोषक तत्व हैं, जो हल्के पोषक तत्व हैं, वो या तो कहीं बह जाते हैं या मृदा के निचले संस्तर में चले जाते हैं। तो इस पर जो ठोस तत्व हैं जैसे आयरन वगैरह, ये केवल बचे रहते हैं। इसीलिए इस मृदा में खेती जो की जाती है वो बागानी फसलों की जाती है, खाद्यान्न की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बिल्कुल प्रतिमा जी, ईंट वाली मृदा। तो इसका क्षेत्र जो होता है वो केरल है, कर्नाटक है, साथ ही ये जो मृदा है मेघालय के क्षेत्रों में और राजमहल की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। लाल मृदा आपकी तमिलनाडु में, काली मृदा आपकी महाराष्ट्र में और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। कोटेश्वर बांध बताइएगा, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है भाई, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। कोटेश्वर बांध, प्रतिमा जी, भरत पटेल जी, छोटेलाल जी बताइए। कोटेश्वर बांध बिल्कुल चाय, कहवा, रबर, कॉफी, काजू आदि जो हमारी फसलें हैं जो बागानी कृषि के अंतर्गत आती हैं वो सब इसमें उगाई जाती हैं, करेक्ट आंसर है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है भाई, कोटेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है बताइएगा। गलत सही आंसर करिए, कोई भी आंसर जरूर करिए। 56 का बी, 56 का बी बिल्कुल भरत पटेल जी, भरत पटेल जी 56 का बी करेक्ट आंसर होगा। कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है भाई, तो कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत, टिहरी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत भागीरथी नदी पर कोटेश्वर डैम बनाया गया था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छोटेलाल जी 56 का डी, मंदाकिनी पर नहीं, मंदाकिनी पर नहीं है, कोटेश्वर बांध आपकी भागीरथी नदी पर है, ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध सतलज रिवर, सरदार सरोवर नर्मदा, नागार्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड बांध महानदी। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बोलिएगा। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई। 57 का सी, छोटेलाल जी 57 का सी, नागार्जुन सागर गोदावरी। बिल्कुल, नांगल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। जबकि
नागार्जुन सागर बांध गोदावरी पर नहीं स्थित है, बल्कि कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित डैम है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नर्मदा नदी पर कुछ और बांध भी हैं, जैसे ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नर्मदेश्वर, सरदार सरोवर तो है ही, जिसके लिए बहुत विवाद भी हुआ था ना, सरदार सरोवर की लंबाई बढ़ाने के लिए। कृष्णा पे बिल्कुल, प्रतिमा जी बिल्कुल करेक्ट। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? यूपीपीएससी जीआईसी 2020 का प्रश्न है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? बताइएगा क्या सही होगा? अगली फसल की बुआई करना। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? पता है किसी को? चलिए हम देखते हैं। तो सह फसली खेती जो होती है वो क्या होती है कि एक ही क्षेत्र में, एक ही समय अवधि में, एक ही समय पर, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती क्या कहलाती है? की खेती क्या कहलाती है? सह फसली कहलाती है। ठीक है, सह फसली कहलाती है। 58 का डी, प्रतिमा जी 58 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिले खेती कहते हैं। ठीक है, आते हैं और अन्य को देखते हैं। बहुफसली कृषि क्या होती है? बहुफसली होती है कि एक फसल वर्ष में, एक फसल वर्ष में एक क्षेत्र पर एक से अधिक प्रकार की फसलों की कृषि करना। जैसे एक जो फसल वर्ष है, मान लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आप मान रहे हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक में आपने जनवरी से जून तक कुछ और लगा लिया और जून के बाद कुछ और लगा लिया, तो ये क्या हो जाता है? आपका बहुफसली खेती कहलाता है। मिश्रित खेती क्या होती है? खेती के साथ जब आप पशुपालन को मिला देते हैं, कृषि के साथ जब आप पशुपालन को मिला देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन मिलाने पर मिश्रित कृषि। जबकि रिले खेती जो है आपकी खड़ी फसल की कटाई करने से पहले ही जब अगली फसल की बुआई की जाती है, तो क्या कहलाता है? वो रिले खेती कहलाता है। क्लियर है? चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरी कृषि प्रचलित है? स्थानांतरी कृषि क्या होती है? स्थानांतरी कृषि भाई, स्थानांतरी कृषि का अर्थ यह है कि कुछ ये आदिवासी समूहों द्वारा की जाने वाली कृषि पद्धति है। क्या करते हैं वो लोग कि जंगल को काटते हैं और वहां पर खेती करते हैं। 2-3 वर्ष तक खेती किया, जब वो भूमि अनुर्वर हो गई तब उस जगह को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाते हैं और अन्यत्र यही प्रक्रिया दोहराते हैं, उसको काटते हैं और खेती का काम करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि या स्थानांतरी कृषि। तो कहां पर होती है भाई? 19 का डी, सॉरी 59 का डी, 59 का डी, नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थानांतरी कृषि कहां पर होती है? सुखविंदर सिंह जी, छोटेलाल जी 59 का डी और अनुभव जी 59 का डी। कहां पर होती है भाई? नागालैंड में होती है। चलिए देख लेते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य में कुछ आदिवासी समूहों द्वारा स्थानांतरी कृषि की जाती है, जिसको झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य में क्या कहलाती है? ये झूम कृषि कहलाती है। ऐसे ही जब हम बात करें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में, तो इसको पोड्डू कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? इसको पोड्डू कहते हैं, पोड्डू। ऐसे ही केरल की बात करें तो केरल में इसको पोनम कहते हैं। केरल में क्या कहते हैं? पोनम कहते हैं, पोनम। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में
सॉरी, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर क्या कहलाती है? ये मशान कहलाती है, वीवा कहलाती है, वीवर, दहिया कहलाती है, वीरा कहलाती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहलाती है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वीवर, दहिया, मशान और वीरा। बिल्कुल सुखविंदर जी, सेवन सिस्टर्स में इसको कहते हैं झूम, जबकि यहां पर क्या कहते हैं इसको? मशान, बीबर, दहिया, वीरा। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको वालरे कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरे। तो राजस्थान में झूम कृषि को क्या कहते हैं? वालरे कहते हैं। क्लियर है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में? नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड जो है वह पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। ये क्या आ नाम? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बिल्कुल, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेवन सिस्टर्स हैं, और सिक्किम को लेकर 7 बहनें और 1 भाई माना जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइएगा, कौन सा ऐसा राज्य है जहां गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो क्या होगा भाई इसका उत्तर? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जीडीसी 2012 में पूछा गया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इसको देखकर चलिएगा। वर्तमान में क्योंकि आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे, तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें, तो यूपी जो है वह अकेले पूरे भारत का लगभग 31% गेहूं का उत्पादन करता है। 60 का सी। बिल्कुल अनुभव जी 60 का सी, छोटेलाल जी 60 का सी, सुखविंदर सिंह 60 का सी। बिल्कुल सही सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश अकेले 31% गेहूं का उत्पादन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, बिल्कुल प्रतिमा जी, कि कौन सा राज्य चावल में सबसे ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश गेहूं के साथ साथ अन्य किन फसलों में नंबर 1 पर आता है? अन्य किन फसलों में नंबर 1 पर आता है? क्लियर है? बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? जीडीसी 2012 का सवाल है भाई। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे यहां चावल का जितना उत्पादन होता है, अगर हम एफएओ के आंकड़े को माने 2023-24 के, तो हमको पता होगा कि भारत जो है वह विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। भारत जो है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना उत्तर प्रदेश, गन्ना, गेहूं, आलू, दूध, ये सब उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है ना। लेकिन चावल में तेलंगाना पहले नंबर पर है, वेस्ट बंगाल नहीं है। चावल में तेलंगाना पहले पर है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। चावल में तेलंगाना पहले पर है। सुखविंदर जी ध्यान रखिएगा। तो कुल उत्पादन के सापेक्ष किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? तो जितना हमारे यहाँ चावल का उत्पादन होता है, चावल के उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। कौन आता है? चीन आता है। उस हिसाब से हमारे यहाँ चावल का व्यापार जो है बहुत ज्यादा कम है उसकी अपेक्षा। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात किया जाता है? आपको पता होगा कि आम जो है वो फलों का राजा माना जाता है, और भारत आम उत्पादन में बहुत अग्रणी राष्ट्रों में आता है ना। इवन उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश भारत में, कुल फल में आंध्र प्रदेश आता है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आता है। तो निम्नलिखित में से क्या आंसर कर रहा है प्रतिमा जी ने? 61 का ए। चलिए बताइएगा 62 का क्या सही आंसर होगा भाई? किस प्रजाति को भारत से निर्यात में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? प्रतिमा जी क्वेश्चन के साथ लिखिए किसका ए आप लिख रही है, 61 का अथवा 62 का? 62 का ए, लंगड़ा।
अनुभव जी 62 का सी, अल्फांसो। बिल्कुल अनुभव जी, आपका आंसर करेक्ट है। अल्फांसो भारत में निर्यात के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाने वाला फल है। इसको हापुस भी कहते हैं, हापुस भी कहते हैं। स्वाद में बहुत मीठा होता है और इसमें फल की तुलना में जो गुठली होती है अन्य आमों की अपेक्षा वो थोड़ी सी कम होती है। फल की तुलना में इसमें गुठली जो होती है वह आम क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा, ये लंगड़ा, चौसा, फजली ये सब तो हम लोग खाते हैं भाई, अपने यहाँ बाजारों में बिकता है 10, 20, 50 रुपए किलो। अल्फांसो वगैरह जो अच्छे आम हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सब विदेशों में चले जाते हैं, सब चले जाते हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए वगैरह में। तो इसमें अल्फांसो होगा और इसको हापुस भी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्लियर है? महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? 75% उत्पादन करता है। 63 नंबर का आंसर करिए आप लोग, 63 नंबर का आंसर करिए। प्रतिमा जी, अनुभव जी, सुखविंदर सिंह जी, छोटेलाल जी, कौन सा ऐसा युग्म है जो भारत के दाल उत्पादन में, देखिए प्रश्न 2015 का था तो उस हिसाब से है, लेकिन फिर भी आप ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा है, किसके उत्पादन में भारत जो है कुल खाद्य दलहन में 75% लगभग रखता है। क्या होगा इसका आंसर? 63 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। तिरसठ का बी, छोटेलाल जी और प्रतिमा जी, 63 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चना और अरहर, वर्तमान आंकड़ों को देखा जाए तो चना और अरहर लगभग भारत के 65 से 68% दलहन में अपना योगदान रखता है। भारत में चना और अरहर अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, भारत अगर बात करें वैश्विक स्तर पर तो भारत दलहन उत्पादन में, दालों के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है। लेकिन दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर होने के साथ साथ भारत में दाल आयात भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, क्योंकि भारत दाल का सबसे ज्यादा बड़ा उपभोक्ता भी है। तो उपभोग भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, उत्पादन भी सबसे ज्यादा करते हैं। अपने यहाँ की सारी खा जाते हैं तो बाहर से भी मंगाते हैं, मोजाम्बिक वगैरह से भी मंगाते हैं। क्लियर है? तो चना और अरहर मिलकर लगभग 65 से 68% दालों का हमारे यहाँ उत्पादन करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ये ज्यादा मात्रा रही होगी, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 65 से 68% इसका आंकड़ा आएगा। चने के उत्पादन में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है। चने के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर भाई? मध्य प्रदेश है। और अरहर में आपके कर्नाटक नंबर 1 पर है। अगर अरहर या तूर दाल की बात किया जाए तो अरहर के उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? कर्नाटक है। लेकिन अगर हम समग्र दलहन की बात करें, कुल दलहन की, तो कुल दलहन में पुनः एमपी जो है वो नंबर 1 पर आता है। क्लियर है? कुल दलहन में एमपी आपके नंबर 1 पर आता है, ध्यान रखिएगा। सब दाल खा ली जाती है, बिल्कुल दाल भात चोखा खा के सब सो जाते हैं जितने प्रतियोगी छात्र हैं ना, चाहे पटना में हो, दिल्ली में हो, प्रयागराज में हो, कहीं भी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 2008। प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे हम लोग, हम वर्तमान के परिदृश्य में आंसर करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में इसका आंसर करेंगे। भाई क्या होगा इसका आंसर कि कौन सा है ऐसा राज्य जो काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? अगर यहां काली ना लगा होता, केवल मिर्च लगा होता, तो मिर्च का उत्पादन कौन करता है भाई सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश। केरल करता है आपके छोटी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन। किसका? छोटी इलायची, इलायची है ना। 64 का बी। सर मेरी में टीजीटी पीजीटी एसएस पोस्ट से सिलेक्शन हो गई। मेरी एचकेएम पूरा क्लियर लिखिए सुखबिंदर जी, क्लियर लिखिए। मैं अगर ऐसा कुछ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई है सुखविंदर सिंह जी। थोड़ा स्पष्ट लिखिए तो मैं थोड़ा अच्छे से उसको पढ़ पाऊं।
मेरा HKRN क्या लिखा है आपने, TGT सोशल स्टडीज पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है, चलिए आपको बधाई हो। 64 का डी, 64 का डी बता रहे हैं छोटे लाल जी, 64 का डी देखते हैं क्या होगा। 64 का डी नहीं होगा भाई, कर्नाटक जो है वो काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पर है। कर्नाटक क्या है, काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, जबकि तमिलनाडु जो है वो लौंग के उत्पादन में नंबर 1 पर है। क्लोव, लौंग, लौंग के उत्पादन में कौन है भाई, तमिलनाडु है। क्लियर है, तो डी नहीं होगा बल्कि कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। छोटी इलायची केरल में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की, इडुक्की डैम भी है ना, एक इडुक्की डैम। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, तो उस दौरान हम इडुक्की डैम के विषय में देखेंगे। तो इडुक्की एक डैम भी है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की कहां पर स्थित है, बताइएगा। इडुक्की किस जगह पर स्थित है भाई, 65 का सी, छोटे लाल, छोटे लाल जी का आंसर है 65 का सी, बिल्कुल केरल। केरल जो है, इडुक्की कहां पर है, इडुक्की केरल में है। पेरियार और इडुक्की ये दोनों डैम भी केरल में ही है ना, तो केरल में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2014-15 में विश्व का कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इन आंकड़ों पर ध्यान न रखिए। 2014-15 में 2014-15 में कौन सा ऐसा राज्य है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। 65 का बी, 65 का सी होगा भरत पटेल जी, केरल। इडुक्की केरल में है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कौन सा सही होगा, विश्व में कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है भाई, तो 66 का ए, बिल्कुल छोटे लाल जी, भारत नंबर 1 पर है। और 2014-15 नहीं, 1988 से लेकर आज तक भारत कुल दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। डेनमार्क नहीं होगा करेक्ट आंसर, डेनमार्क कभी हुआ करता था, डेनमार्क करेक्ट आंसर नहीं होगा, भारत होगा। 1988 से भारत जो है वह दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर बना है। वर्तमान में पूरे विश्व का लगभग 25% दूध भारत अकेले उत्पादित करता है, ध्यान रखिएगा। कुल दूध में भारत नंबर 1 पर है। अगर बात करें गाय के दूध की, गाय का दूध कौन सबसे ज्यादा उत्पादित करता है भाई, तो गाय के दूध में USA नंबर 1 पर है। लेकिन अगर भैंस के दूध की बात करें, भैंस के दूध की बात करें तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर है। क्लियर है, लेकिन कुल दूध में भी कौन है, कुल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी कौन है, भारत है। पर्टिकुलरली गाय का पूछेगा तो क्योंकि हमारे यहाँ की जो गायें होती हैं उतनी उन्नत प्रजाति की नहीं होती हैं, या हमारे यहाँ की जो तकनीकी है उतनी उन्नत नहीं होती है कि गायों से उतनी अच्छी मात्रा में दूध आ जाए। अमेरिका गाय के दूध में है और भारत भैंस के दूध में। क्लियर, जबकि कुल दूध में भी भारत है। हरियाणा में जींद, हरियाणा, अच्छा बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई सुखविंदर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो भाई मोटे अनाज वाली फसलें कहां उगाई जाएंगी, ज्वार बाजरा रागी आदि कहां उगाई जाती हैं। ज्वार, हाँ इंडिया में यूपी, बिल्कुल प्रतिमा जी। ज्वार बाजरा और रागी जैसी फसलें कहां उगाई जाती हैं, बताइएगा। क्या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती हैं, सड़ जाएंगी, बीज ही सड़ जाएगा भाई, यहां पे तो नहीं हो सकता। क्या जलमग्न क्षेत्र में, कतई नहीं होगा, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है ना, इसी ऐसे क्षेत्र में उगाई ही जाती हैं जहां बारिश कम होती है। 67 का ए बिल्कुल सही है सुखविंदर जी, छोटे लाल जी और प्रतिमा जी आपके आंसर सही हैं। ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली या जो मिलेट्स हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में उगाए जाते हैं, जहां शुष्क मौसम होता है और वर्षा की मात्रा भी लगभग 50 से 75 या 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का ए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है। इधर आपकी कुछ माइंस दे रखी हैं और इधर इससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। भरत पटेल जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 67 का ए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? अड़सठ का ए छोटेलाल। बैलाडीला मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैलाडीला। बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है ना, आयरन ओर से संबंधित है। और यह जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो आपका आंसर बैलाडीला सही होगा। और इसी छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान से जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है। किसको? जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है। किससे? बैलाडीला की खान से। जबकि चिकलमंगूर कर्नाटक में है, मयूरभंज उड़ीसा में है और सिंहभूमि आपका कहां पर है? सिंहभूमि आपका कहां पर है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में। भरत पटेल जी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमारे फिर और दे रखे हैं कुछ और इधर हमारी उनसे संबंधित खान दे रखी हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? भरत पटेल जी, प्रतिमा पांडे जी, सुखविंदर जी, छोटेलाल जी बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा आपके लिहाज से इसमें? तांबा किससे मिलाएंगे आप? तांबा किससे मिलाएंगे? चलिए लौह अयस्क तो आप बैलाडीला से मिला सकते हैं भाई, अभी हमने चर्चा की। लौह अयस्क के लिए कहां प्रसिद्ध है? बैलाडीला। क्या देखिए इससे आंसर हो पाएगा? बी का 1 कहां मिल रहा है? नहीं होगा भाई, केवल एक कटेगा। एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएं तो अभी आपके पास फिर से 3 ऑप्शन बचे हैं जहां पर 1 1 1 है। बी 1 से हर जगह मिल रहा है। 69 का डी। चलिए देखते हैं क्या सही होता है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक कहां मिलता है भाई? नेल्लौर आंध्र प्रदेश। अभ्रक नेल्लौर आंध्र प्रदेश। क्या D4 से मिलके कहीं सही हो पाएगा? D4 से एक जगह पर ही मिल रहा है और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। ए कहां मिलेगा भाई? तांबा 3 कहां पर? तलोजा महाराष्ट्र। तलोजा कहां स्थित है? ये भी पूछ सकता है कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र तलोजा कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? बैलाडीला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही मैग्नीज से संबंधित है आपका बालाघाट, जो कि कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय ऊर्जा का, टाइडल एनर्जी का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? टाइडल एनर्जी के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई? बताना है आपको। टाइडल एनर्जी के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आप लोग भी मेहनत करते रहिए। सुखविंदर जी जैसे आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे और जिस दिन आप पीडीएफ में अपना नाम देख लेंगे उस दिन आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके माँ बाप को बहुत खुशी होगी, समाज में आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जैसे सुखविंदर जी का चयन हुआ है, आप लोग भी मेहनत करिए और आप भी चयन सूची में अपना स्थान बनाइए। 70 का सी, खंबात की खाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? खंबात की खाड़ी। एक्चुअल में भारत लगभग 11,000 किलोमीटर की भारत की समुद्री रेखा है। भारत की जो समुद्री सीमा है वर्तमान आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 11,000 किलोमीटर है ना। लगभग कितना है? 11,000। पहले कितनी मानी जाती थी? मुख्य भूमि की 6100 मानी जाती थी और टोटल मानी जाती थी 7516 द्वीपों सहित। लेकिन वर्तमान के जो आंकड़े हो कितने माना जाता है? उसमें 11,000 माना जाता है। 70 का डी।
कक्ष की खाड़ी। तो क्या माना जाता था, 11,000 किलोमीटर हमारी बाउंड्री है, उसके बाद भी हमारे पास समस्या ये है कि हमारे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित केवल 2 क्षेत्र प्रमुख हैं, कक्ष की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है 11,098, बिल्कुल छोटे लाल जी, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि प्रमुख क्षेत्र है, तो खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए खंबात की खाड़ी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर कभी खंबात की खाड़ी नहीं मिले तो आप दूसरे स्थान पर जा सकते हैं कक्ष की खाड़ी के साथ, लेकिन क्योंकि यहां खंबात की खाड़ी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, कोटला, भरतपुर, भद्रा और कुडनकुलम। जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए भाई। कोटला, भरतपुर, भद्रा और कुडनकुलम, तो क्या आंसर होगा इसका, 2015 जीआईसी का प्रश्न है। तमिलनाडु में स्थित है आपके कुडनकुलम। कहां पर, तमिलनाडु में आपके स्थित है कुडनकुलम, जो कि किसके सहयोग से बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया। ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया था कुडनकुलम 71 का डी, बिल्कुल रूस के सहयोग से बनाया गया परमाणु संयंत्र है कौन सा, कुडनकुलम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको कुछ आणविक केंद्र दिए हैं और आणविक केंद्रों से संबंधित आपके राज्य हैं, और आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या हुआ कि भारत में परमाणु, क्योंकि भारत ने 2030 तक ये लक्ष्य रख रखा है कि वह अपने कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करेगा, इस चक्कर में उसने अपने यहाँ ऊर्जा का जो स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा बनाना शुरू किया है। तो इस क्रम में उसने कुछ ऐसे परमाणु संयंत्र प्रस्तावित कर रखे हैं जिनके नाम आपको बताने हैं। तो क्या होगा, जैतपुर महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। मीठी वर्दी गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट है। कोवड्डा आपके आंध्र प्रदेश में है, लेकिन हरिपुर हरियाणा में नहीं है, बल्कि कहां पर है, ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और ये प्रस्तावित परमाणु स्टेशन है जो कि भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। भाई जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, नहीं, जैसे हमारे यहां मथुरा में है, जैसे बरौनी है, जैसे नुमालीगढ़ है, ऐसे ही हमें बताना है कि निम्न में से किस में नहीं है। 73 का आंसर क्या होगा करेक्ट, छोटे लाल जी, छोटे लाल जी क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रतिमा जी बताइए, सुखविंदर सिंह जी क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, 73 का आंसर क्या सही होगा। आपको पता है गुजरात में क्या है भाई, जामनगर है, जामनगर तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, गुजरात में है। केरल में कौन सी है, कोच्चि है, केरल में क्या है, कोच्चि है। 73 का सी, सुखविंदर सिंह जी छत्तीसगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में कोई तेल शोधनशाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी आपके हल्दिया है, हल्दिया है ना, हल्दिया कहां पर है भाई, पश्चिम बंगाल में है। करेक्ट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है, जबकि गुजरात में जामनगर, केरल में कोच्चि और आपके पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ ताप विद्युत ग्रह दे रखे हैं और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। ताप विद्युत ग्रह और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, अर्थात ये जो एनटीपीसी के ताप विद्युत ग्रह हैं, एनटीपीसी के थर्मल पावर स्टेशंस हैं, इनको आपको मिलाना है कि कौन कहां से संबंधित है। बताइए कौन कहां से संबंधित है। चौहत्तर नंबर का क्या आंसर होगा भाई, 2013 जीआईसी का प्रश्न है। भरत जी 73 का सी, 74 नंबर बताइए भरत जी क्या करेक्ट आंसर होगा। बस सर थोड़ा सा और बचा।
नहीं, शायद 2 3 4 और बचे होंगे। क्या सही होगा? 74 का क्या करेक्ट होगा भैया, बताइए। एनटीपीसी के संयंत्र हैं ये, करेक्ट बताना है आपको, क्या सही होगा। तो बाढ़ कहां पर है भाई? बाढ़ बिहार में है, करेक्ट है ना। लारा कहां पर है आपका? लारा छत्तीसगढ़ में है। कुडगी कर्नाटक में है, बिल्कुल। लेकिन गाडरवारा जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की गई थी भाई? सुखविंदर जी, पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, बिल्कुल। ये क्योंकि एनटीपीसी के कुछ संयंत्र हैं, प्रश्न हालांकि पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रश्न बिल्कुल डाल दिए जाते हैं जो कि बच्चों को थोड़े से टफ लगे, क्योंकि विशेषज्ञ ये भी नहीं चाहते कि भाई कोई बच्चा 100 में 100 पा जाए, है ना। चलिए, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, भारत में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 75 का सी, छोटेलाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1974 में, मार्च 1974 में पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। किसमें? पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। और किसके तत्वाधान में हुई थी भाई? दीपक विश्वकर्मा जी, ऑप्शन सी, बिल्कुल। ICAR, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, 75 का सी, पांडिचेरी में हुई थी 1974 में। और वर्तमान में अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वर्तमान में। कितने हैं भाई? 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वर्तमान में भारत में अभी। और इनको 100% जो सहायता मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो किससे मिलती है? केंद्र सरकार द्वारा मिलती है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार इसमें पूर्णतः सहयोग करती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहां पर है? कहां पर है भाई? तो ये आपका है भरतपुर, मखदूम, बीकानेर अथवा अलीगढ़। जीआईसी 2012, जीआईसी 2012 बताइएगा कहां पर है? क्या होगा? 76 का बी, 76 का बी, छोटेलाल जी, बिल्कुल। मखदूम, मथुरा, ये भी आईसीएआर के तत्वाधान में बना हुआ है। आईसीएआर, इसका मुख्यालय कहां है भाई? दिल्ली में है आपके, दिल्ली में आपके आईसीएआर का मुख्यालय है। और मखदूम जो है, क्लास कितने बजे चालू होती है सर? प्रतिमा जी, 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 6 से क्लास स्टार्ट होती है, 6 से 8 इसका शेड्यूल है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान का बकरियों पर शोध केंद्र कहां पर है? आपके मखदूम, मथुरा में है। क्लियर है? चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS किस शहर में स्थापित है? किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है भाई ये? मथुरा, मखदूम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दीपक जी। बताइए किस शहर में है? देहरादून, अहमदाबाद, हैदराबाद अथवा नागपुर। 2012 जीआईसी का प्रश्न है, कहां पर है ये? कहां पर है ये? सेवन का ए, देहरादून, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोटेलाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है देहरादून। देहरादून में आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण हेतु और उसकी विशिष्टता हेतु एक संस्थापित किया गया था ये
सुदूर संवेदन संस्थान कहां पर? देहरादून में करेक्ट आंसर है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? आपका 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? बताइएगा कहां अवस्थित है लाख अनुसंधान संस्थान? लाख अनुसंधान संस्थान कहां है भाई? सेवेंटी एट। ए दीपक विश्वकर्मा ऑप्शन ए, प्रतिमा पांडे ऑप्शन ए, बिल्कुल 78 का ए सही होगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? झारखंड के रांची में है। लेकिन याद रखिएगा अब इसका नाम लाख अनुसंधान संस्थान नहीं रह गया है। अब इसे किस नाम से जानते हैं? पहले इसे 2007 तक जानते थे, किस नाम से? 2007 तक इसको जानते थे लाख अनुसंधान संस्थान, लेकिन बाद में इसका 2007 में नाम बदलकर प्राकृतिक रेजिन व गोंद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। व गोंद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। प्राकृतिक रेजिन व गोंद अनुसंधान संस्थान इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन फिर सरकार से रहा नहीं गया और उसने क्या किया? पुनः एक बार इसका नाम परिवर्तित हुआ 2022 में। और क्या रखा गया भाई? इसका नाम रखा गया द्वितीयक कृषि अनुसंधान संस्थान। द्वितीयक सेकेंडरी एग्रीकल्चर, द्वितीयक कृषि अनुसंधान संस्थान, निशा के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से? निशा के नाम से जानते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? निशा कहते हैं। चलिए, तो रांची में है लेकिन इसका नाम वर्तमान में द्वितीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इससे पहले इसका नाम प्राकृतिक रेजिन गोंद अनुसंधान संस्थान हुआ करता था और सबसे पहले स्थापना के दौरान इसका नाम भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान हुआ करता था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सॉरी, तो यहां तक 78 तक हमने आज किया है क्योंकि समय भी हो चला है और 8 बजने वाले हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और प्रश्नों को संकलित करके चलेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आपके प्रश्नों के साथ जो आपके 35-38 प्रश्न रहे होंगे उन प्रश्नों के साथ आपको अन्य तथ्यों के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और जैसी आयोग की मंशा है वो जरूर पूछता है, वो जरूर ये बताता है, अपने पीवाईक्यूज को रिवीजन करता है, रिवाइज करता है। तो इस क्रम में आपको ये याद रहना चाहिए। थैंक यू छोटेलाल जी। इस क्रम में आपको ये याद रहना चाहिए भाई, जितने लोग हैं जुड़े हुए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हम आप तक अपनी बातें तुरंत पहुंचा सकें। जैसे ही हम लाइव हों वैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और ये हमारा सेशन 6 बजे से शुरू होता है। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ यूपी टेट 2026 के दृष्टिकोण से क्या चल रहा है। हमारे यहाँ यूपी टेट 2026 के लिहाज से संघर्ष बैच चल रहा है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, क्लास के पीडीएफ्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और आपको डाउट क्लासेस भी मिल जाती हैं, जो हमारा नंबर यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए अगर बात करें कि किसी शुल्क की बात करें तो बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये टोटल फ्री है। ये टोटल फ्री है और जो डेली हमारे यहाँ जो है वो चीजें लाइव होती रहती हैं। क्लियर है? ऐसे ही हमारे यहाँ एनसीईआरटी के बैचेस चल रहे हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक हिस्ट्री के, फिर हमारे फाउंडेशनल बैच चल रहे हैं एनसीईआरटी में साइंस के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आप इन बैचेस के साथ हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।